नाज़रीन, मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यमन की जानिब से ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर तो हम अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को, अमेरिकी वॉरशिप्स को और अमेरिकी एसेट्स को अक्रॉस द रीजन जो है वो निशाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और सुप्रीम लीडर के हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्होंने अपने जानशीनों के हवाले से जो वो नाम पेश कर दिए हैं, दे दिए हैं और वसीयत लिख दी है। और इसके हवाले से ये भी खबरें चल रही हैं कि ऐसा नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो नाज़रीन तल अवीव है वो तेजी के साथ खंडर और गजा बन रहा है, यानी गजा की तरह अब सूरत हाल वहां पर हो रही है कि वो तेजी के साथ जो है वो तबाह हो रहा है, तेजी के साथ जो है वो खंडर बनता चला जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। थाउजेंड्स ऑफ इजरायली जो है वो रेफ्यूजीज बन चुके हैं। अब उसमें हजारों तो वो हैं जो डुअल नेशनल है, वैसे तो ओवरऑल लाखों में है, लेकिन हजारों डुअल नेशनल जो है वो इवैक्यूएट कर रहे हैं थ्रू इजिप्ट, थ्रू साइप्रस, बसों के जरिए मिस्र जा रहे हैं, वहां से फ्लाई कर रहे हैं, और या फिर वो कश्तियों के जरिए साइप्रस जा रहे हैं, वहां से फ्लाई कर रहे हैं। आगे से यूरोप ने वीजा फ्री एंट्री बंद कर दिया उनकी। अब अच्छा, हमेशा हमने ये बात की, ये यूरोपियंस इनको पसंद नहीं करते हैं। उनका असल वो तो अब मुझे बताएं, अगर वो इनको इतना ही प्यार करते तो इनको इधर भेजने की क्या जरूरत थी? आप जरा कभी यूरोप की हिस्ट्री तो जाकर पढ़े, यूरोपियंस तो इनको सख्त तरह पसंद करते हैं। ये तो यहां के लोगों ने हमेशा इनको वेलकम किया है, हमेशा इनको तहफ्फुज़ फराहम किया है। ये तो हिस्ट्री बिल्कुल गड़बड़ है। यहां के लोगों ने तो इनको प्रोटेक्शन दिया है और मुसलमानों ने हमेशा इनको प्रोटेक्शन दिया है। आप जरा खुलफा राशिदीन से जो है वो तारीख पढ़ लें, वहां तो इनकी हमेशा पिटाई हुई है। तो ये जो वेस्ट वाले हैं ना, इनका सबसे बड़ा मसला यह है कि ये वापस ना आए। मैं आपको सही बता रहा हूं, उनका सबसे बड़ा मसला यह है। तो आज अगर इनको इतने ही प्यारे हैं, ये वैसे तो फलस्तीनियों कहते हैं कि वहां पर चले जाएं, वहां पर चले जाएं, तो अब ये वापस जा रहे हैं तो उन्होंने वीजा फ्री एंट्री इनकी बंद कर दी है। तो इधर जनाब क्या हो रहा है कि तल अवीव तेजी के साथ खंडर बन रहा है और हाइफा बन रहा है और जो है वो रेफ्यूजीज बहुत ज्यादा बन रहे हैं, डिस्प्लेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हजारों में अब ये नंबर जा चुके हैं। अब तो बाकायदा उन्होंने फंड पास कर दिया, इमरजेंसी फंड जारी किया है कि जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनकी रिहाइश का जो बंदोबस्त किया जाए, टेंट्स लगाए जाए, किसी होटल में रखा जाए, जैसे होटल जो टूरिज्म के लिए इस्तेमाल होते थे वहां पर इनको रखा जाए। तो वो सारा सिलसिला वहां पर हो रहा है। अच्छा, ईरान जो है वो पहले से भी ज्यादा यूनाइटेड है, मतलब उनकी जो अपोजिशन है, मतलब जो एक हर मुल्क में अपोजिशन होती है ना, तो वो ज्यादा यूनाइटेड जब इस वक्त नजर आ रहे हैं। और तारीख है पर्शियंस की, खासतौर पर तारीख है, और बाकी हर नेशन पर जब भी बाहर से हमला होता है वो और ज्यादा मुतहद हो जाते हैं, और यही सूरत हाल इस वक्त ईरान में है। और नाज़रीन, आप जरा देखिए कि 1953 एक पॉपुलरली इलेक्टेड ईरानियन गवर्नमेंट और जबरदस्त हुक्मरान, जिसको अवाम भरपूर हिमायत और पॉपुलैरिटी के साथ लेकर आए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, उसको अमेरिका ने गिरा दिया, उसकी रिजीम गिराई और उसकी जगह पर शाह ईरान को लेकर आया। अमेरिका एक जमहूरी हुकूमत को गिराकर 53 में शाह ईरान को लेकर आया। और शाह ईरान वो इतना जालिम था, आप जरा कभी तारीख पढ़कर देख लें। यहां तो यह पोर्ट्रे किया जाता है ना, आज का ईरान कितना, देखो वहां पर फ्रीडम नहीं है, वहां पर यह नहीं है। तो शाह ईरान की वो बस वही खवातीन जो है वो अगर खुले डुले कपड़े पहनकर फिर रही हैं तो उसको दिखाकर यह बताया जाता है कि वो देखो वो वाला ईरान जो वो कितना फ्रीडम थी, लिबर्टी थी, वो कितना अच्छा था। ये बस एक स्मोक स्क्रीन है, ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हम फैक्ट्स को पढ़ते नहीं है, हम हिस्ट्री को पढ़ते नहीं है, इसलिए ये धूल हमारी आंखों में झोंकी जाती है। शाह ईरान का जरा मजालिम तो जाकर पड़े जो उसने जब ईरानियंस के ऊपर किए हैं। उसने बाकायदा एक एजेंसी काम की जो ईरानियंस को पकड़ पकड़ के और जो उनके साथ टॉर्चर करती थी, जो उनके साथ जो वो जुल्म करती थी। और इन्होंने शाह ईरान को लाकर अमेरिका ने एक आमिर बना दिया, डिक्टेटर बना दिया। यानी आप देखें 53 से 79 तक वो रहा है एक बादशाह के तौर पर। ये जमहूरियत जो पूरी दुनिया में लाते हैं, एक बादशाह को, एक डिक्टेटर को, जालिम तरीन डिक्टेटर को लाकर इन्होंने बिठाया यहां पर। और आज आप देखिए तारीख फिर कहां पर खड़ी है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जहां अभी इलेक्शन हुआ है और लोग ईरानियंस भरपूर हिमायत के साथ एक ऐसे लीडर को लेकर आए हैं जो जमहूरियत के साथ इलेक्ट हुआ है और ओवरऑल वो सिस्टम में सबसे नीचे था, सबसे निचले वाले नंबरों पर था। लेकिन अवाम ने इलेक्ट किया, सिस्टम ने कबूल किया और इस वक्त वो सदर है। और जब ये सदर मुंतखब हुआ है तो खुद वेस्ट ने लगाया कि एक रिफॉर्मिस्ट लीडर जो है वो वहां पर आ गई। तो ये सब इजराइल का प्रोपेगेंडा किया हुआ है। ये बात के वहां पर आजादी नहीं है, ये बात के वहां पर जमहूरियत नहीं है। हम ना ईरान को हमने विजिट किया है, ना हम ईरान की तारीख जानते हैं, ना वहां के लोगों को जानते हैं। और मुझे जरा ये बता दें, वो जैसा भी है, ये आपको किसने इख्तियार दिया कि आप वहां पर जाकर रिजीम चेंज करें? इस वक्त तो सबसे बड़े मुजाहरे जब वो खुद ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं, तो वहां पर भी रिजीम चेंज होना चाहिए।
और नेतन्याहू के सेटलर्स उससे खुश नहीं है, तो फिर यहां पर सबसे पहले रिजीम चेंज तो यहां पर होना चाहिए। और जिस मुल्क में हम रहते हैं, जरा यहां पर माइक पकड़ कर निकले वहां में और पूछें जरा कि वो इस गवर्नमेंट से खुश है, तो आपको पता चल जाएगा। हर गवर्नमेंट, हर मुल्क में चले जाएं आप, ठीक है ना, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बाहर से आकर को गवर्नमेंट गिरा दे, इसका मतलब यह है। तो यह कि वहां पर लिबर्टी नहीं है, यह कि वहां पर फलाना है, ये सब प्रोपेगेंडा। आज जरा देखिए आप तारीख में दोबारा किस तलख तरीन मोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं। उसी शाह ईरान का बेटा, उसको दोबारा से मुसल्लत इस मुल्क के ऊपर करने की कोशिश की जा रही है, वही खानदान, और उसके बेटे को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इस बार ये नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, इस बार ये नहीं होगा। और पिछली बार तो इन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया था, इस बार इस अटेम्प्ट में भी इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, और इजराइल का हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। तो इसलिए ये तारीख जो है ना, दोबारा से तलख तरीन मोड़ के ऊपर हमें ले आई है। अब बात यह है कि जो इराक की रेजिस्टेंस है, उन्होंने ऐलान किया, सरकारी सदा ऑफिशियली उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है वो हमला करेंगे अमेरिका के ऊपर, अगर अमेरिका अटैक करेगा। और इराक में तो ये बात चल रही है कि फतवा बाकायदा तौर पर जारी किया जाए जनरल मोबिलाइजेशन के लिए, फतवा बाकायदा जारी किया जाए। ये इराक में बात जब चल रही है, शायद जारी हो भी जाए, अमेरिकी हमले के बाद ये फतवा जारी हो भी सकता है। और हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने आकर ये बात की, यानी जराए से नहीं, इन तमाम तंजीमों के जो सरबराहान हैं, हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे। अब नाज़रीन, कुछ देर पहले जो यमन के सरबराह हैं, उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो हमला करेंगे अमेरिका के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सीजफायर हुआ था, और उनका अमेरिका के ऊपर अटैक करेंगे, उनके जहाजों के ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, और अब हमारे जो हमले हैं वो और ज्यादा वसी होंगे। अब वो पूरे रीजन के अंदर जो बेसेस हैं आगे पीछे, उनको हम निशाना बनाएंगे। और अमेरिका ये कह चुका है कि यमन को जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो वो एयरक्राफ्ट कैरियर को या इनको वॉरशिप्स को निशाना बनाते हैं, वो तो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो इंटेलिजेंस है, वो तो चाइना दे रहा है। चाइना की सैटेलाइट कंपनीज जो मिलिट्री के साथ अटैच हैं, वो इनको इंफॉर्मेशन दे रही है। तो अब यमन कह रहा है कि हम तो हमला करेंगे। अच्छा, और इसके साथ आप देखिए, ये इजराइल के लिए ये कितनी बड़ी जिल्लत में शिकस्त का सबूत है कि 20 महीने इजराइल किसके साथ लड़ा है, मुझे बताइए जरा। इजराइल 20 महीने किसके साथ लड़ा है? रेजिस्टेंस के साथ लड़ा है ना भाई। एक मुल्क के साथ तो उसकी लड़ाई अब शुरू हुई है ना, ईरान के साथ। इससे पहले वो किसके साथ लड़ रहा था? रेजिस्टेंस के साथ लड़ रहा था। तो तीनों जो रेजिस्टेंस है, चारों, हमास, हिजबुल्लाह, इराक की रेजिस्टेंस और यमन, वो तो चारों के चारों अपनी जगह पर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि अब वो अमेरिका के ऊपर भी हमला करेंगे। तो रेजिस्टेंस तो अपनी जगह पर मौजूद है, वो सर्वाइव कर गई है। तो ये तो शिकस्त हो गई इजराइल को। अब भागे भागे जा रहे हैं कि अबू जी आप तशरीफ ले आइए। तो 20 महीनों में इजराइल ने क्या किया, मुझे बताइए। और रेजिस्टेंस जिससे वो लड़ रहा, भाई 20 महीने वो रेजिस्टेंस ही से लड़ा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को निशाना बनाया, हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया, बॉम्बिंग की आगे पीछे, तो वो तो मौजूद है अपनी जगह पर। तो ये एक तो शिकस्त फाश है इजराइल के लिए। तो दूसरी बात यह है कि ये जंग अमेरिका को महंगी पड़ेगी। मैं यमन की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। यमनी आर्म्ड फोर्सेस वी अफर्म आवर रेडीनेस टू पार्टिसिपेट इन टारगेटिंग यूएस शिप्स एंड वॉरशिप्स इन द रेड सी इफ द यूएस अटैक्स ईरान। और हम साथ खड़े हैं किसके? ब्रदर्स इन गाजा, इन लेबनान, इन सीरिया, एनी अरब और इस्लामिक कंट्री। कहीं पर भी अमेरिका जाएगा, इजराइल जाएगा, तो हम वहां पर साथ खड़े होंगे। किसी अरब मुल्क पर भी हमला होगा, हम साथ खड़े हैं। एनी अदर इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला होगा तो हम साथ खड़े हैं। इजरायली एनिमी सीक्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रीजन एंड इंप्लीमेंट द ज़ायनिस्ट प्लान विद ओपन अमेरिकन सपोर्ट। ये हमारे पूरे रीजन का कंट्रोल चाहते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी आजादी, हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी फ्रीडम, हमारी डिग्निटी, ये सब के सब खो जाएगी। तो हम इसको कबूल नहीं कर सकते। ये यमन की जानिब से स्टेटमेंट आ गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जनाब सारी बात हो गई है, रेजिस्टेंस जो है वो ऐलान करिए। B-2 बॉम्बर चुके आ गए हैं, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंस की अनाउंसमेंट है कि हम हमला करेंगे, क्या ये डटार कर लेगी अमेरिका को? यानी ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स, क्या ये इतनी बड़ी डेटरेंस साबित हो सकती है कि अमेरिका हमला ना करे? तो सवाल है कि नो भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं ना होगी कि रेजिस्टेंस जो है वो ऐलान करे कि हम हमला करेंगे, तो अमेरिका इस बात की वजह से पीछे हट जाए कि वो हमला ना करे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये डटर तो नहीं कर सकते उनको हमले से। उन्होंने फैसला कर दिया, जारी बात है वो भी सुपर पावर है, वो हमला करेंगे। लेकिन इस सब का फिर मतलब क्या है? इस सब का मतलब यह है कि एक तो ईरान आइसोलेटेड नहीं है, दूसरा इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लिए ये जंग वॉक इन पार्क नहीं होगी। वो आएंगे, जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था ना कि हम आए, हमने देखा और तबाह कर दिया, ठीक है ना। ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था मोहम्मद कजाफी के बारे में। तो ये वॉक इन पार्क नहीं होगी, आप आएंगे, आप देखेंगे, आप तबाह कर देंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ वो ये भी मैसेज दे रहे हैं सबको, तमाम स्टेक होल्डर्स को और रीजन को, कि ये एक रीजनल वॉर होगी, ठीक है ना।
लेकिन रीजनल वॉर तो फिर कोई भी कबूल नहीं करता ना, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन क्या यह वाकईतन होगी? भाई नेतन्याहू ने तो ट्रंप को यह बताया कि नहीं होगी, हम तो ईरान को लपेट लेंगे। तो रीजनल वॉर होगी तो तभी तो सबके मफादात मुतासर होंगे, तो तभी तो उनकी दौड़ें लगेंगी और लगी हैं। तो ये स्टेटमेंट्स बता रही हैं कि ये तो रीजनल वॉर होगी और यानी कि तमाम तरफ से हमले होंगे, तो अमेरिका का तो बड़ा नुकसान होगा, अमेरिका का तो बड़ा बहुत ज्यादा इनको नुकसान पहुंचेगा। और जिस दिन कैजुअलिटीज यहां से जाएंगी अमेरिका वापस, मैं आपको बता दूं, उसी दिन अमेरिकी सदर साहब जो हैं, इसकी हुकूमत का खात्मा होगा। ठीक है ना, ये कुर्सी भी इसकी जाएगी और अमेरिकी एम्पायर भी, उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान इस जंग के अंदर पहुंचने वाला है। इन स्टेटमेंट्स का मतलब यह है कि भरपूर जंग होगी, ईरान अकेला नहीं है और भरपूर नुकसान जब वो पहुंचा सकता है। तो ट्रंप अपनी एरोगेंस के अंदर आ करके हम रेजिस्टेंस को भी खत्म कर देंगे, ईरान को भी खत्म कर देंगे, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक मिडिल ईस्ट के नक्शे खींचेंगे और हम दोबारा से अपनी हेजेमनी यहां पर रिस्टोर करेंगे। ये बस ख्याली पुलाव है। जितने मर्जी पकाता जाए ट्रंप, उसके अपने लोग अलार्म्ड हैं, शॉक्ड हैं। उसका सेक्रेटरी डिफेंस इस वक्त अलार्म्ड है कि ये बंदा करके रहा है। उसकी जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, वो इस वक्त ट्रंप की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो और उसके एक्सपर्ट्स मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल अब ये ट्रंप ने बेवकूफ़ी करनी है सो करनी है, लेकिन ये बात आपके वाज़ेह है कि ये जंग अमेरिका के लिए आसान नहीं होगी। और एक बार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ कहा था ओवल ऑफिस में कि यू आर गैम्बलिंग वर्ल्ड वॉर 3, उसके ऊपर शाउट किया था, यू आर गैम्बलिंग वर्ल्ड वॉर 3। तो इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 कौन छेड़ने जा रहा है? खुद ट्रंप साहब। और ईरान इज मोर यूनाइटेड आज। और अभी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीन के लिए वसीयत लिख दी है और 3 नाम उन्होंने दिए हैं और इसमें उनके बेटे का नाम शामिल नहीं है। अपने हाथ से उन्होंने ये वसीयत लिखी है। अच्छा, यहां पर कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी वसीयत नहीं लिखी। ये बात भी, खबरें भी दरमियान में आ रही हैं, लेकिन ये हो भी सकता है, यानी कोई ऐसी बात नहीं है। और वो जो कह रहे हैं कि नहीं लिखा, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर तो प्रॉपर इलेक्ट किया जाता है, तो ये खुद कैसे लिखेंगे? तो उसकी वजह यह है कि देखिए, ये रिवायत खुलफा राशिदीन में भी मौजूद है, वहां पर भी सबकी हिमायत सब बैत करते थे ना बाद में। तो आप देखिए, जो पहले खलीफा हैं, उन्होंने दूसरे खलीफा को उनका हाथ खुद खड़ा किया, उनको कहा कि मैं इनको खलीफा बनाना चाहता हूं, लेकिन बाद में सबने बैत की, यानी सबने उनको जो है वो मतलब बैत कर ली, उनको मान लिया, किसी ने अपोज नहीं किया। तो यहां चूंकि एक जंगी हालत है, तो जंगी हालत के अंदर कमान रखना, एक तसलसल लीडरशिप का रखना बहुत जरूरी है। आम हालात होते तो शायद वो रिकमेंड भी ना करते, और जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को इसमें शामिल नहीं किया, तो नाम भी उन्होंने 3 दिया, एक नाम नहीं दिया। भाई 3 नाम में फिर फैसला होगा ना एक का, तो वो डेमोक्रेटिकली ही इलेक्ट किया जाएगा, एक काउंसिल ही उसको इलेक्ट करेगी, जो भी अगला सुप्रीम लीडर होगा। लेकिन उन्होंने 3 नाम सजेस्ट कर दिया कि इन्हीं में से किसी को होना चाहिए जो उनके काबिल भरोसा। देखें, इस वक्त काबिल भरोसा एक लीडरशिप होनी चाहिए ना, आम हालात तो नहीं है यहां पर। और ये भी उन्होंने उस सूरत में दिया कि अगर वो शहीद हो जाते हैं, अगर वो सलामत रहे, खुदा करे, और तो फिर वही जारी बातें कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये सिर्फ चूंकि जंगी हालात हैं, पूरी कौम इस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर है, तो ताकि, और फिर देखें सबसे बड़ी बात यह कि भरोसेमंद आदमी कौन होगा, ये बहुत जरूरी है ना। इस वक्त जब उनके जासूस हर तरफ घुसे हुए हैं, बहुत जरूरी है कि कमान किसके पास होगी। तो ये बात यहां पर आ रही है। अब आप देखिए, इस हमले ने, अच्छा ये कह रहे हैं कि वो खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। ओ भाई, लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे खड़े हो जाएंगे? ये कैसी फुलिश बात है। मतलब इस वक्त कोई इजराइल के ऊपर हमला कर दे तो सेटलर्स नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या ऐसे होगा? मुझे बताइए। यानी सेटलर्स इस वक्त तपे हुए हैं नेतन्याहू के ऊपर, इस सब के बावजूद वहां पर हमला हो तो सेटलर्स नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या ऐसा होगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ड्रैग किया गया इसमें। अब जरा देखिए, ईरान सुन्नी रिलीजियस माइनॉरिटीज रैली अराउंड सैयद खामनाई, वहां पर कोई इख्तिलाफ ऐसा था ही नहीं, ये सिर्फ स्मोक्स। अच्छा, आप कभी नोट करें, हम आम जो लोग हैं, जो ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं रखते, यानी उनको सियासत का भी नहीं पता, दुनिया के मुल्कों में क्या निजाम है, क्या उनको कुछ पता नहीं है, यानी आम जैसे लोग होते हैं, उनको यह जरूर पता होगा कि ईरान के लोग खुश नहीं है, भाई ईरान की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उनको यह जरूर पता होगा उसकी वजह क्या है। तो ये एक साल से किया गया प्रोपेगेंडा है। और जब आप फैक्ट्स, शाह ईरान में आपको पता है शरह खान की क्या थी, लिटरेसी रेट क्या था? कोई 30% राउंड अबाउट, आज 90% है। तो वो जो आपका लिबरल और फ्रीडम और अच्छा ईरान जो है ना, उसमें कोई 35% 30% लिटरेसी रेट था, आज 90% है। और जो आप कहते हैं ना कि वहां पर जी वो लोगों की इकॉनमी बड़ी खराब है, तो वो खराब किसने की है? वो सैंक्शंस किसने लगाई हैं? और वो क्यों लगाई जाती हैं सैंक्शंस? ताकि लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं। तो ये बातें जो है ना वो समझने वाली है। साम्राज्य कैसे अंदर आपके पेनिट्रेट करता है, आपके ज़हनों को कैसे जकड़ लेता है, आपके नैरेटिव्स को कैसे कंट्रोल करता है,
आपके लिए वर्ल्ड व्यू क्रिएट करता है, आप बस उसी में बस देखते रहते हैं, उस आउट ऑफ द बॉक्स आप जाकर देख नहीं सकते। तो ये बहरहाल साम्राज्य के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे हैं, उससे बढ़कर आगे देखना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, साम्राज्य अगर यहां पर कामयाब हो गया तो ये सारी अक़वाम के ऊपर ये अगला प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और सब उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। इजरायली एग्रेशन यूनाइटिंग इरानियंस इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, न्यूयॉर्क टाइम, वो जो अपोजिशन वाले भी थे वो भी साथ खड़े हो गए। और ऐसी कोई अपोजिशन नहीं जैसे हर मुल्क में अपोजिशन होती है, वो इरानियंस को और यूनाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये अब जरा अंदाजा कर लें, इरानियंस तैयार हैं। और मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इरानियंस नहीं तैयार, ये पूरी अक़वाम तैयार हैं। गवर्नमेंट जो भी फैसला करती है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, अब वो ट्रंप से मुलाकात हुई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उसकी भी कॉल आई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। अब ये पाकिस्तान की लीडरशिप जो भी फैसला करेगी, अवाम किसके साथ खड़े हैं? तो यहां की लीडरशिप अवाम के हट कर जा सकती है। खुफिया तौर पर तो कोई सपोर्ट दे सकती है अमेरिका को, लेकिन जिस दिन अवाम को पता चल गया उसके बाद क्या होगा? अवाम ईरान के साथ खड़े हैं, अवाम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, कोई भी लीडरशिप इस वक्त ये गलती नहीं कर सकती। इसके अलावा कसाब ने यानी कि हमास ने सेंड्स मैसेज टू यमन इन प्रेज ऑफ गाजा सपोर्ट, यमन को मैसेज भेजा और शुक्रिया अदा किया है कि आपने जब सपोर्ट किया। और जरा देखिए, जो काजा कैलास है, यूरोपियन जो टॉप डिप्लोमेट है, वो रिकमेंड करने जा रही है इसराइल पर सैंक्शंस गजा के हवाले से। वो जो बात हो रही थी कि जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल किया जाए, सस्पेंड किया जाए। द गार्डियन, Kallas is expected to present foreign minister with options including complete suspension of trade with Israel। और मैंने आपको बताया ना कि यूरोप क्यों फंसा हुआ है, वो रेफ्यूजीज क्राइसिस और वो सारा मामला वो उसमें फंसे हुए हैं कि ये जंग तो उनको सूट नहीं करती है। और ऑयल अगर यहां से स्ट्रेट ऑफ हुर्मस बंद होगा, जो अमेरिकी हमले के बाद बंद हो जाएगा, तो फिर इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचेगा। और ये नहीं खुलवा, मैं आपको बता दूं, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हुर्मस नहीं खुलवा सकेगा। ये बाबुल मंदब को खुलवा सके, रेड सी ये क्लियर करवा सके, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मस खुलवाएंगे? तो ये बहुत बड़ी गलती। बहरहाल अब अगली बात यह है कि जो तल अवीव और हाइफा है वो तेजी के साथ गजा बन रहे हैं, तेजी के साथ वो तबाह हो रहे हैं। मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। अब ये इजरायली मीडिया जो है वो एक ऑफिसर को जो गजा में उस जेनोसाइड के अंदर शामिल था, ये बता रहा है कि ये जहां पर इसकी रिहाइश थी वहां पर आकर मिसाइल गिरा। आई फेल्ट इन रमत गान आफ्टर इट वॉज हिट बाय मिसाइल एज इफ आई वर इन खान यूनस और बैत हनान। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खान यूनस के अंदर हूं या बैत हनान के अंदर हूं। ये सबसे तबाहशुदा एरिया है गजा का, बैत हनान। मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे बैत हनान या खान यूनस के अंदर हूं, मैं हाइफा और तल अवीव के अंदर नहीं हूं। ये जनाब वो बता रहा है। सम ऑफ द साइट्स वेयर द इरानियन मिसाइल्स फेल रिजेंबल्स अ बैटलफील्ड। जहां पर ईरानियन मिसाइल्स आकर गिरे वहां पर ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी ऐसी जंग, यानी ये बाकायदा मैदान जंग था ये इलाका, इस तरह से इमारतें गिरी पड़ी हैं। द डिस्ट्रक्शन वी सॉ इन द स्ट्रीट्स ऑफ तल अवीव, जो तबाही हम तल अवीव की गलियों में देख रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ द इरानियन मिसाइल इज इनसेन। होश उड़ गए हैं। और ये इनसेन है कि जो तबाही इस वक्त देखी जा रही तल अवीव की सड़कों के ऊपर। हाइफा मेयर इंजरीज, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, नथिंग इज इम्यून। कुछ भी अब इम्यून नहीं है, कि ये नहीं है कि यहां पर बम नहीं गिरेगा, यहां पर आकर मिसाइल नहीं गिरेगा। डिस्ट्रक्शन एंड कैजुअलिटीज और तबाही तबाही, ये हाइफा का मेयर कह रहा है। और वो कह रहे हैं कि हाइफा के लोअर सिटी को आकर मिसाइल टकराए हैं, की बिल्डिंग्स को वहां पर डिस्ट्रॉय किया है, एंड प्रॉम्प्टिंग कॉल फॉर अर्जेंट सपोर्ट एंड रिकवरी। और फिर उन्होंने कहा कि एक्सटेंसिव डैमेज अराउंड द स्ट्रीट्स, शॉप्स एंड नियर बाय स्ट्रक्चर विद इन रेडियस ऑफ सेवरल 100 मीटर्स। बहुत बड़ी तबाही। और जहां जहां मिसाइल गिरता है कई सौ करीबी जो रेडियस का, कई सौ मीटर्स का जो रेडियस है वहां पर तबाही आती है। एक्सटेंसिव डैमेज। द अटैक लेफ्ट सीन्स ऑफ डिवास्टेशन इन द एरिया। बिल्कुल मलबे का ढेर, डिवास्टेशन। यही वो ईरान बार बार कहता था हम डिवास्टेटिंग रिस्पॉन्स देंगे। विजिबल डैमेज रिमेन्स वाइड स्प्रेड। भाई बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तबाही देखी जा सकती है। नथिंग इज प्रोटेक्टेड हेयर, कुछ भी यहां पर महफूज नहीं है। पीपल आर फ्राइटेंड, लोग डरे हुए हैं, सेटलर्स डरे हुए हैं, एंड राइटफुली सो। और वो कह रहे हैं कि सड़कें खाली हैं, सड़कें बाजार खाली हैं, और जो निकल भी रहे हैं वो हैंडफुल शोइंग, बस मुट्ठी भर अफराद जब वो निकले, और वो भी बड़े कॉशियस थे। रीओपन कैफेज एंड शॉप्स, वो भी बड़े, बहुत थोड़े से लोग निकले और वो भी बड़े मोहतात थे। और बाकी सड़कें और गलियां और बाजार और शॉप्स और कैफेज ये खाली हैं। इरानियन मिसाइल हिट अ हाईली सेंसिटिव जोन हाउसिंग मल्टीपल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड द स्विस एम्बेसी प्रेमिसेस। उस प्रेमिसेस में अब देखें इन्होंने अपनी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो इंतहाई, अब एम्बेसी के साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनाई हुई, हॉस्पिटल्स के साथ, पॉपुलेटेड एरियाज में। ये वैसे इंतहा है, इनसे पनाह है बस ऊपर वाले की। फिर अब इजरायली मीडिया, वाशिंगटन इज हेल्पिंग अस फुली
डिफेंड आवर एयर स्पेस बट वी आर नॉट सर्टन दैट दिस इज सफिशिएंट। अमेरिका हमारी भरपूर मदद कर रहा है लेकिन ये इनफ नहीं है, अमेरिकी मदद भी हमारे लिए इनफ नहीं है, तो क्या करना है फिर। बहरहाल ये इस वक्त की जनाब सूरत हाल है और एक बदमाश जिसने हमला किया उसको मजा चखाया जा चुका है। इजराइल फारिग हो गया, अब वो कह रहे हैं अमेरिका आएगा अमेरिका आएगा, तो बहरहाल फिर आखिरी पहलवान है, अगर उसको भी शिकस्त हो गई तो फिर मुझे बता दीजिए कि फिर किधर जाएगा ये छोटा बदमाश, फिर किधर जाएगा, फिर इसके साथ क्या होगा और उसके एम्पायर के साथ क्या होगा। और अमेरिकी सदर उसकी कुर्सी बचने वाली नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये रीजन है, यहां पर ऐसे ड्रैग होंगे इनको पता भी नहीं चलेगा कि साल कैसे गुजर गए, ठीक है ना, इनको पता भी नहीं चलेगा। यहां के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ये इस वक्त सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोका करें। अल्लाह हाफिज।